जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 7 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो भी हमारी विमानन सेवाएं होती हैं यानी कि वायु संबंधित सेवाएं होती हैं, उनका किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में जो योगदान है उसी योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस होता है 7 दिसंबर को और वर्ष 2023 तक के लिए इसकी जो थीम है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो थीम क्या है? थीम इसकी है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक विमानन विकास के लिए जो हमारे नवाचार हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस अभी 5 दिसंबर को मनाया गया है। तो दोनों दिवस के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे केबी गुरुजी, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि कल की जो वीडियो थी वह एक शादी होने के कारण नहीं आ पाई थी, तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइएगा। जिस प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स चलेगा उसमें हम लोग जो भी आपके छूटे हुए प्रश्न होंगे उन सभी को कवर कर लेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 11 तक काफ़ी ज़्यादा शादियां हैं और इसी में मौसी की लड़की, मामा की लड़की और बुआ की लड़की तीनों की शादियां हैं। तो इसीलिए जो आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं या बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज है वह अभी के लिए रुकी हुई है, लेकिन 11 के बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। तो उसके बाद में आपको उन सभी की वीडियो मिला करेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के पहले आपको सारे वीडियो और उनके पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे आप लोग करंट अफेयर सेक्शन में सबसे बेस्ट प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है परमवीर सिंह जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस प्रश्न के बारे में पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा भारतीय सेना में 2 नए पदों का निर्माण किया गया है। एक हमारा पद है डेप्यूटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरे पद का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर। तो यहाँ पर जो हमारे परमवीर सिंह हैं लेफ्टिनेंट जनरल, इनको डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस के पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कि जो ये आप पहला पद देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर नियुक्ति की गई है किसकी? जो हमारे परमवीर सिंह जी हैं। तो इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी दूसरे पद का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया पद सृजित किया गया है ये हमारे भारतीय सेना में तीसरा उप प्रमुख का पद होगा। उप प्रमुख के बारे में आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा SK सैनी जी के बारे में, तो वे हमारे उप प्रमुख हैं ही। तो यहाँ पर 3 स्टार का एक और पद जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसका निर्माण हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं MM नरावने जी की, तो ये वर्तमान में कौन है? ये हमारे आर्मी चीफ हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर दूसरा देश बना है चीन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चीन का जो चांग-ई 4 मिशन है, क्या नाम है? चांग-ई 4 मिशन। तो इस मिशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं और इस मिशन को चीन के द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें इनका ऑर्बिटर था और लैंडर था, इसके अलावा रोवर था। तो इनका जो लैंडर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो चंद्रमा के ऊपर चीन का झंडा फहराया गया है इसको कोई व्यक्ति लेकर के नहीं गया था, यानी कि चंद्रमा की सतह पर झंडे को लगा करके फहराया नहीं गया है। इनका जो लैंडर था ये आप देख सकते हैं, ये इनका लैंडर है और यहाँ पर आप एक रेड कलर का स्पॉट देख रहे होंगे, ये चीन का झंडा है। यानी कि
चंद्रमा की सतह पर यह झंडा फहराया नहीं गया है, चंद्रमा पर यह झंडा फहराया गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका के बाद में चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके द्वारा यहाँ पर चंद्रमा की सतह के ऊपर झंडे को फहराया गया है। हालांकि रूस के द्वारा भी अपना झंडा चंद्रमा पर भेजा गया है, लेकिन इस झंडे को वहां पर फहराया नहीं गया था। तो पहला देश कौन था? पहला देश था अमेरिका। और अमेरिका के द्वारा 1969 में अपने अपोलो मिशन के अंतर्गत चंद्रमा के ऊपर पहली बार झंडे को लगाया गया था, जब यहाँ पर अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे, तब यहाँ पर झंडा लगाया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि चीन के द्वारा चांग-ई 4 मिशन के अंतर्गत यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर यह झंडा फहराया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन के अंतर्गत चीन के द्वारा चंद्रमा की सतह से कुछ सैंपल भी लाए जाएंगे, और ये सैंपल अगर चीन सफलतापूर्वक के ले आता है पृथ्वी पर, तो दुनिया का ये तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा से सैंपल लेकर के पृथ्वी पर आएगा। इससे पहले रूस के द्वारा और अमेरिका के द्वारा चंद्रमा की सतह से सैंपल को लाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम स्टेशन कर दिया? तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश के जो नाम बदलने वाले सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर दांदूपुर रेलवे स्टेशन की। तो जो लखनऊ से वाराणसी रेलखंड है, यहीं पर आपको मिलेगा दांदू रेलवे स्टेशन। प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है और यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा मांग थी कि जो माँ बाराही देवी धाम है उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए। तो अब इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया था, और जो महुआडीह नाम का स्टेशन था वाराणसी में, इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज में भी 4 स्टेशन थे जिनके नाम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बदले गए थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस बैंक के द्वारा ऋण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पीएनबी के द्वारा जो भी यहाँ पर बैंक के द्वारा ऋण दिए जाते हैं, उन सभी के ऋण के लिए जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्रोसेस है, उसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन को लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत जो हमारी मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, उसको भी इसी के तहत अब दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको अब यहाँ पर लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन के माध्यम से और आसान बनाया जाएगा, जिससे लोगों को आसानी से ऋण मिल सके। बाकी पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1894 को की गई थी दयाल सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, आपको बताना है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में इनमें से किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? तो यहां पर चुना गया है अदार पूनावाला को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले ये समझिए कि ये मामला है क्या। तो सिंगापुर की एक मैगजीन या पत्रिका है जिसका नाम है द स्ट्रेट्स टाइम या न्यूज़पेपर है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जिन लोगों के द्वारा कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई है उसमें बेहतर तरीके से योगदान दिया गया, उनको यहाँ पर एशियन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। तो कुल मिलाकर के 5 व्यक्तियों को चुना गया, जिनमें से एक हमारे भारत के हैं और इनका नाम है अदार पूनावाला। ये है कौन? तो जो हमारे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट है उसके वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अदार पूनावाला। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब काम क्या किया, तो जो हमारे यहाँ के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसके साथ में मिलकर के एक वैक्सीन बनाई जा रही है कोविड-19 के लिए। वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और ये अपनी परीक्षण के आखिरी चरण में है। यानी कि इस वैक्सीन के क्षेत्र में किए गए काम के कारण यहाँ पर अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर दो शहरों को शामिल किया गया है। एक तो है मध्य प्रदेश का ग्वालियर और एक है मध्य प्रदेश का ओरछा शहर। तो इन दोनों, इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों करेक्ट होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है निवाड़ी, बुंदेलखंड वाले रीजन में ये पड़ता है, और यहीं पर आपको मिलेगा ओरछा नाम का शहर। ओरछा नाम के अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी में जो हमारे बुंदेला राजवंश के शासक थे उनकी ये राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पर भगवान राम का एक आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर की खास बात या फिर आप ओरछा शहर की खास बात के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान राम की पूजा एक भगवान की बजाय एक राजा के रूप में की जाती है, यानी कि इनको एक राजा के रूप में यहाँ पर माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों शहर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोले। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे पिछले साल जयपुर को भी यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसको भी यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अक्षय कुमार की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि अभिनेता अक्षय कुमार को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा अपने नए उत्पाद हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हॉर्लिक्स के बारे में आप सभी को पता होगा, जो कि बच्चों का एक पेय पदार्थ होता है। तो ये जो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस है ये मुख्य रूप से वयस्कों के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि बड़ों में जो प्रोटीन की कमी होती है उसको दूर करने के लिए हॉर्लिक्स के द्वारा हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में इनमें से किसको फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर दो भारतीय हैं, एक तो हमारे हैं शांतनु नारायण जी और दूसरे हैं अजय बंगा जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी फॉर्च्यून के द्वारा वर्ष 2020 के लिए कुल मिलाकर के 20 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की एक लिस्ट जारी की गई, और इस लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडोबी कंपनी के सीईओ हैं शांतनु नारायण, ये रहे हैं 8वें स्थान पे, और जो मास्टर कार्ड कंपनी है उसके वर्तमान में सीईओ हैं अजय बंगा, तो ये रहे हैं 9वें स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा, इस सूची में जो शांतनु नारायण है एडोबी के, ये रहे 8वें स्थान पे, अजय बंगा रहे 9वें स्थान पे। अब बात करते हैं शुरू के स्थान पे कौन रहे, तो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलोन मस्क यहाँ पर रहे हैं पहले स्थान पर। AMD के लीसा सू, AMD एक कंपनी है जो कि चिप बनाती है, तो इसके लीसा सू रहे दूसरे स्थान पर, और एनवीडिया के जेंसन हुआंग यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दिसंबर माह में जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इस समय आ रहे हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप करंट अफेयर की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा पहले प्रवासी पक्षी त्योहार यानी कि फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन करेगी बिहार की सरकार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 11 दिसंबर से लेकर के 3 दिनों तक बिहार के भागलपुर जिले में इसका आयोजन किया जाना है। आयोजन कौन करवाएगा? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, मंडार नेचर क्लब और जो भागलपुर वन प्रभाग है या विभाग है उसके द्वारा मिलकर के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए इस त्यौहार का आयोजन बिहार के भागलपुर जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है राधा कृष्ण नायर की। किसकी? राधा कृष्ण नायर की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके जुलाई तक कोच थे बहादुर सिंह, तो इन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था, उसी के बाद से ये पद रिक्त चल रहा था और अब इसके नए मुख्य कोच बन गए हैं राधा कृष्ण नायर। तो इनका नाम आपको याद रखना है।
बाकी अगर हम लोग एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आज़ादी के एक वर्ष पहले यानी कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में और इसके अध्यक्ष भी अभी चुने गए हैं जिनका नाम है आदली सुमारी वाला। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज इसकी नई उपाध्यक्ष बनी है। चलिए नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है नरेंद्र सिंह कपानी जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञान के फील्ड से ये जुड़े हुए थे और वर्तमान में इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नाम देख करके ये मत समझिएगा कि ये भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, लेकिन अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। किसे? नरेंद्र सिंह कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है? तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उस इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार से होगा? चित्रों के माध्यम से सबसे पहले जो प्रस्तुति थी वह नरेंद्र सिंह कपानी जी के द्वारा की गई थी और हाई स्पीड इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी शुरुआत नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा की गई थी। तो महत्वपूर्ण नाम है इनका, ध्यान रखिएगा कि अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने अपनी डिजिटल मुद्रा डीम नाम से प्रस्तुत किया? तो आपको मैंने पिछले साल ही बताया था कि फेसबुक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम था लिब्रा उसे जारी करने की घोषणा की गई थी। तो फेसबुक के द्वारा यह समर्थित एक करेंसी थी और इसको अब डीम नाम से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इसका नाम यहां पर बदल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा फेसबुक की डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है डीम। और आप ध्यान रखेंगे कि जो इसके लिए बॉडी थी जिसका नाम था लिब्रा एसोसिएशन उसका नाम भी बदल करके डीम एसोसिएशन कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अभी तक लिब्रा नाम की करेंसी थी इसका नया नाम कर दिया गया है डीम। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? तो कोरी एंडरसन यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर और अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये है कोरी एंडरसन। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाएगा? तो जो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होगा इसका आयोजन किया जाएगा असम के गुवाहाटी शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहां पर पर्यटन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो असम इसका फोकस स्टेट होगा और असम राज्य के जो सीएम हैं जिनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल, उनके द्वारा 19 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सीएम सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आयोजन होगा 19 से 20 दिसंबर तक। तो ये हमने मेन प्रश्नों को डिस्कस किया। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को भी जान लेते हैं। भारत ने वैश्विक संपदा सहयोग के लिए, वैश्विक नहीं यहां पर होगा बौद्धिक, यानी कि बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए भारत ने अभी अमेरिका के साथ में एक समझौता किया है। अभिनेता जॉन अब्राहम का नाम आपको ध्यान रखना है जिनको पेटा ईयर ऑफ अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है, यानी कि पेटा के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है उसके लिए नामित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल पेटा पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल रहे थे जोकिन फिनिक्स और भारत के लिए रहे थे क्रिकेटर विराट कोहली। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरटीजीएस से 24 घंटे भुगतान करने को मंजूरी दी गई है, यानी कि 14 दिसंबर के बाद में अगर आप लोग आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप 24 घंटे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नीचे कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है ये नीचे कमेंट में आपको बताना है। और मराठी फिल्मों के एक अभिनेता थे जिनका नाम था रवि पटवर्धन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? ये मिल गया है हरिहरन जी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए केरल सरकार के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है। बाकी डॉक्टर रतन लाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। साई एवरा की बात करते हैं तो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार इनको मिला है। पॉल जचेरिया की बात करते हैं तो एजुथचन पुरस्कार इनको केरल राज्य की सरकार ने दिया है। पुरस्कार और सम्मान की जो लेटेस्ट वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, ऊपर के आई बटन पर लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है, यानी कि किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।